स्वागत है आप सभी का। शाम के ठीक 7 बजे हैं और ये वक्त है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर जो अमेठी से हमारे सहयोगी पप्पू पांडे दे रहे हैं, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फौजी की जमीन पर अवैध कब्जा मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो हमने अभी खबर दिखाई थी, पिछले बुलेटिन में भी दिखाई थी कि कैसे सीमा पर तैनात एक जवान दर दर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है कि दबंग उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उसके परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आज भी ऐसा ही हुआ। घंटों ये सेना का जवान एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठा रहा, लेकिन किसी ने इसकी नहीं सुनी। तो अब यहाँ पर खबर चलने के बाद इसका असर हुआ है और हमें भी काफी संतोष हुआ कि चले फौजी के यहाँ पर सुनी गई है। फौजी के गांव पहुंची है पुलिस और राजस्व विभाग की टीम। तो फौजी का जो विवाद था, दरअसल कुछ दबंग हैं जो उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे और साथ में धमकियां दे रहे थे कि अगर किसी तरह की कार्रवाई तुमने की तो तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि फौजी खुद सीमा में तैनात थे तो इसलिए वो काफी डरे हुए भी थे। पप्पू पांडे हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। पप्पू, एक हम कहेंगे कि बड़ा असर हुआ और ये असर होना ही चाहिए था, क्योंकि जो देश की सुरक्षा में तैनात है उसकी कोई नहीं सुन रहा था। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से ये पीड़ित फौजी जो है देश की रक्षा के लिए अपने आप को देश के बॉर्डर पर खुद जो है रहकर देश की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन खुद इसके गांव में इसकी पुश्तैनी जमीन जो है, जो इसने जमीन खरीदी थी, उसकी सुरक्षा अमेठी जिला प्रशासन नहीं कर पा रहा है, ऐसा आरोप लगाया। और न्यूज 18 के कैमरे पर इसने रोकर अपनी पूरी कहानी बताई, किस तरीके से उसे परेशान किया जा रहा है। लेकिन न्यूज 18 ने जैसे ही इस खबर को ब्रेक किया, उसके बाद अमेठी का जिला प्रशासन हरकत में आया और फौरन एक टीम गठित करते हुए उस गांव में भेजा जाता है। ये अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कनू गांव का मामला है। ये फौजी जो है 40 राष्ट्रीय राइफल डोगरा रेजिमेंट जम्मू पुंछ में पोस्टेड है, जो पाकिस्तान से महज 500 मीटर की दूरी पर ये इसकी जो ड्यूटी कर रहा है। इसने खुद रो रो कर अपनी व्यथा बताई कि मैं बर्फ में ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो दबंग हैं वो हमें धमकी देते हैं कि अगर जमीन के बारे में सोचोगे तो तुम्हें SC/ST के जैसे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पत्नी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन जैसे ही इस खबर को न्यूज 18 ने ब्रेक किया, उसके बाद अमेठी का जिला प्रशासन हरकत में आया। और जो अमेठी के सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो अमेठी के उप जिलाधिकारी हैं योगेंद्र कुमार, इनके ठीक 10 कदम पर ये फौजी अपनी पत्नी और एक मासूम बच्चे के साथ बैठा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं एक उप जिलाधिकारी की जो संवेदनाएं थी वो मरी हुई नजर आई, क्योंकि वो अपने कक्ष से बाहर नहीं निकल पाए कि इस फौजी से उसका हालचाल ले लेते, आखिर समस्या क्या है। वो उल्टा जो है कह रहे हैं कि ऐसे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जो कर रहा है उसे करने दीजिए। लेकिन जब मीडिया ने इस मामले का संज्ञान लिया तो उसके बाद अमेठी का प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस मामले में जागा है। लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है कि जो देश की रक्षा कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से चीन से हमले में अपने जवान शहीद हुए हैं और वही एक जवान अमेठी कार्रवाई हुई है, अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके लिए इस जवान को इतनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। जब हमने खबर दिखाई तब जाकर अधिकारी के कानों तक ये पूरी खबर, ये पूरी परेशानी इस जवान की पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू आपका जानकारी के लिए। खबर महोबा से, जहां की कबरई में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं ना मिलने से परेशान लोग अब अपना घर बार बेचकर यहां से एक पलायन करने को मजबूर हैं। करीब 200 घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा है, जिसमें लिखा है धूल की वजह से उनके मकान बिकाऊ है। लोगों का आरोप है कि PWD की लापरवाही की वजह से सालों से 400 मीटर सड़क का निर्माण नहीं कराया गया, जिसकी वजह से आते जाते यहाँ धूल उड़ती है और उससे वो कई तरह की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जिला अधिकारी ने कहा है कि सड़क के गड्ढे भराए जाने के लिए PWD को कहा गया है और जल्द ही सड़क चलने लायक बन जाएगी। यहाँ पर जो 500 मीटर की दूरी है, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। सड़क काफ़ी दिनों से बनाई नहीं गई है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। और प्लस यहाँ पर कई लोग जैसे बीमार हैं, अस्थमा की बीमारी है, पहियों में फंस के बड़े बड़े बोल्डर चिटकते हैं, डस्ट उड़ती है, जिससे इतना प्रदूषण है कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों से हमारा पूरा मोहल्ले के बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी जूझ रहे हैं। समस्या है कि रोड में गट्टी उड़ती है, रोड बन नहीं रहा हो है और धूल उड़ती है, लड़का भी मरते हैं गट्टी में।
और अब इन तमाम खबरों के बीच में थोड़ी सी राहत देने वाली खबर। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के टेस्ट 45,000 नहीं बल्कि महज 2,000 रुपए में हो सकेंगे। सरकार ने कोरोना टेस्ट के दाम तय कर दिए हैं, इसके ज्यादा दाम कोई नहीं ले सकेगा। हाँ, अगर आप किसी को सैंपल लेने के लिए घर बुलाते हैं तो उसके लिए 500 रुपए अतिरिक्त यानी कि कुल 2,500 रुपए आपको देने होंगे। तो ये दाम तय कर दिए गए हैं और इससे ज्यादा कोई आपसे वसूल नहीं सकता है। तो इससे उम्मीद है कि राज्य में जो भी कोरोना के टेस्ट हैं उनमें तेजी आएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बाकायदा इसके लिए कोरोना हेल्प डेस्क की भी शुरुआत होगी। तो इससे पहले 4,500 का यहां पर ये टेस्ट होता था, 4,500 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब इन दामों को घटा दिया गया है, आधे से भी कम कर दिया गया है। तो अगर आप किसी लैब में जाकर या किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना सैंपल देते हैं तो 2,000 रुपए देने होंगे, और अगर घर में सैंपल लेने के लिए किसी को बुलाते हैं तो केवल 500 रुपए ही अतिरिक्त आपको देने होंगे। तो 2,500 रुपए में अब कोरोना का टेस्ट घर बैठे हो जाएगा। तो पहले 4,500 रुपए और अब 2,000 और 2,500 ये दाम अब तय कर दिए गए हैं। में सैंपलिंग की संख्या एक बार फिर से बढ़ी और ये 17,000 पार हो गई। कल प्रदेश में कुल 17,221 सैंपल्स की जांच हुई और प्रदेश में अब तक 5,32,505 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। नोएडा में मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के। ऐसे में लोगों से लॉकडाउन के जो नियम है, कोरोना के दौरान जो नियम अपनाने हैं उनका पालन कराने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं जहां सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों से मार्च होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए दुकानदार, व्यापारी और आम लोगों से कोरोना से बचने की अपील की और किस तरह इनसे बचा जा सकता है वो उपाय भी बार बार दोहराए गए। अब एक मुकदमा भी लिख सकता है। प्रत्येक दुकानदार और सभी लोग जो भी सामान। मेरठ में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यहां अब तक 56 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन मेरठ प्रशासन और शासन की लिस्ट में इन मौत का आंकड़ा अलग अलग है। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल की माने तो इन मौत के आंकड़े को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। सांसद ने आरोप लगाया है कि प्रशासन और उनके अधीनस्थ विभागों के बीच तालमेल की कमी है। सांसद ने कहा कि मेरठ में प्रशासनिक स्तर पर बड़े सुधार की जरूरत है, क्योंकि कोरोना जैसे मामले को लेकर भी प्रशासन की लापरवाही है और बार बार आला अधिकारी भेजने पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बना दिया, यहाँ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। आईएमए के लोग शिकायत करते हैं, या जो है बाजार के लोग शिकायत करते हैं, मंडी के लोग शिकायत करते हैं, इंडस्ट्री के लोग शिकायत करते हैं। माने जो एक संवाद के कारण से, तालमेल के कारण से चीज़ें स्विफ्टली होनी चाहिए, शीघ्रतापूर्वक होनी चाहिए, तो वो नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं चूक तो है। और मिर्जापुर में भी तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक साथ 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने जिले के 9 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। इन इलाकों में सड़कों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हॉटस्पॉट इलाकों में विंध्याचल, मिशन कंपाउंड, विजयपुर और घंटाघर इलाके जैसे प्रमुख इलाकों को शामिल किया गया है। प्रयागराज में लगातार गंगा और यमुना नदी का पानी बढ़ रहा है। बारिश की वजह से नदियों का हर रोज 1 से 1.5 फीट तक जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे संगम क्षेत्र पानी से लबालब नजर आ रहा है। और बढ़े हुए जलस्तर का संगम तट से जायजा लिया है हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे ने। प्रयागराज की बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रतिदिन 1 से 1.5 फीट दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। सामने आप साफ तौर पर देख रहे हैं ये गंगा और यमुना नदियों का संगम स्थल है। यहाँ पर 1 हफ्ते पहले तक रेत के टीले नज़र आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर पानी दिख रहा है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बारिश का पानी है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है और जो संगम का एरिया है वो लगातार सिकुड़ रहा है। जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, जो संगम के किनारे पहले बीच में लगाया करते थे दुकानें, अब वो धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो घाटिये हैं यहाँ पर बैठे रहते हैं संगम पे, जो तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज हैं, इनके तखत जो हैं वो जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ता है उसी के आधार पर इनके तखत भी जो है वो पीछे चले जाते हैं। प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है, अलर्ट जारी किया है, वो गहरे पानी की ओर श्रद्धालुओं को लेकर न जाएं। इसके साथ ही साथ उनको तमाम एडवाइजरी जो बताई गई है, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, कि वो लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और गहरे पानी की ओर न जाएँ ताकि कोई हादसा न हो। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।
और आजमगढ़ में 1,47,000 लोगों को रोजगार मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जिले के डीएम राजेश कुमार ने इन मजदूरों को काम दिलाया है। डीएम ने बताया कि लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जिनमें कुछ वो मजदूर भी हैं जो अपने गांव वापस लौटे हैं और रोजगार पाकर मजदूर भी खुश हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। बात करें तो 1,47,375 व्यक्तियों को जनपद में मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है, जिसमें प्रवासी जो जनपद में आगमन हुआ है प्रवासी श्रमिकों का वो 35,224 है, जो कि आज की तारीख में 24% है। तो कोशिश ये की जा रही है कि अधिक से अधिक प्रवासियों को प्रेरित करके उनको प्रोत्साहित करके जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। और जालौन में हत्या के मामले में फरार चल रहे हत्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो इकराम के साथ बैठकर शराब पी रहा था और इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि उसने गमछे से गला दबाकर इकराम की हत्या कर दी। ये दोनों 14 तारीख की शाम को शराब पिए और आपस में शराब पीने के बाद इन दोनों लोगों में कहासुनी हुई और इसने जो विनोद अहिरवार है इसने गमछे से उसका गला दबा करके हत्या कर दी। सीतापुर से खबर है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग करते हुए बैंक मित्र से 72,000 की नकदी लूट ली। हाईवे पर हुई इस दिन दहाड़े लूट की घटना से हड़कंप है। एसपी मौके पर पहुंचे पुलिस बल के साथ और फिलहाल जो भी घटना हुई है उसके जल्द खुलासे का भरोसा दिला रहे हैं। उसने पुकार के लिए आवाज़ लगाई, उन लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि और कोई चश्मदीद या मौके का गवाह कोई इसमें नहीं है। तो जो हुलिया बताया गया है, जो चीज़ें बताई गई हैं, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके और अपराधियों की पड़ताल की जाएगी। शीघ्र इसमें गिरफ्तारी के और बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। मऊ पुलिस का ऑपरेशन मुख्तार शुरू हो चुका। पुलिस ऑपरेशन के तहत मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। साथ ही इस गैंग के 5 फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। मुख्तार गैंग पर अवैध बूचड़खाना चलाने जैसे गंभीर आरोप हैं और इसके अलावा भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। देवरिया पुलिस ने लार थाना क्षेत्र के मेहरौना बिहार सीमा से पिकअप से लदे अवैध शराब के जखीरे को पकड़ा है। पीले रंग की पिकअप जब बिहार राज्य में जाने का रास्ता पूछने लगी तो मेहरौना चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों को थोड़ा शक हुआ। शक के आधार पर जब वाहन की तलाशी ली गई तो हरियाणा में बनी अवैध अंग्रेजी शराब की 136 पेटियां बरामद हुई, जिनकी कीमत लाखों में है। पिकअप गाड़ी जिस पर पीछे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लिखा हुआ था, लेकिन पुलिस वालों को उस गाड़ी के मूवमेंट को देख करके कुछ शक हुआ। उन्होंने उस गाड़ी को रोका और रोक करके उसकी तलाशी ली तो उसके अंदर 136 पेटी इंपीरियल ब्लू हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई। और जौनपुर से खबर है, जहां जेल प्रशासन की लापरवाही के चलते अस्थायी जेल की खिड़की तोड़कर 2 अपराधी भाग गए। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर उनकी तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय जेल में बंद सभी आरोपियों की जब गिनती की गई तो पता चला कि 2 आरोपी कम हैं। इसके बाद जब छानबीन की गई तो सामने आया कि खिड़की को तोड़कर ये लोग फरार हो गए हैं। प्रसाद स्ट्रीट पछलिया थाना क्षेत्र लालबाजार का है, वहाँ अस्थायी कारागार बनाया गया है। इसमें 2 अभियुक्त जो थाना मीरगंज और थाना बदलापुर से संबंधित है, जिसमें एक हत्या का अभियुक्त है और दूसरा एक मोटरसाइकिल चोरी का अभियुक्त है। दोनों सुबह बरामदे का जाली तोड़ के फरार हो गए हैं। टीमें बना दी गई हैं, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एडीजी कानून व्यवस्था ने पुलिस के सीयूजी नंबरों से असुरक्षित एप्लीकेशन हटाने के निर्देश जारी किए हैं। सरकारी कंप्यूटर से भी असुरक्षित सॉफ्टवेयर हटाने के निर्देश दे दिए हैं। ये आदेश सुरक्षा के लिहाज से दिया गया है। दरअसल कुछ ऐसे ऐप हैं जिनके जरिए डाटा की चोरी बड़ी आसानी से हो जाती है, तो ऐसे कुछ ऐप के नाम बताकर उनको हटाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गन्ना किसानों का 418 करोड़ का बकाया भुगतान कर दिया। इसके साथ ही 3 साल में 1,325 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का सरकार ने रिकॉर्ड भुगतान किया है।
ये एक रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी भी सरकार ने इतना भुगतान अपने 5 साल के कार्यकाल में भी नहीं किया है। तो 2007 से 2012 तक राज्य में 19 चीनी मिलें बंद हुई थी, जबकि 2012 से 2017 तक 10 चीनी मिलें बंद हुई। लेकिन योगी सरकार बनने के बाद 3 साल में 1.5 दर्जन से ज्यादा मिलों की क्षमता वृद्धि की गई है। पुरानी मिलों को शुरू कराया गया है। राज्य में 48 लाख गन्ना किसान हैं और इनके हितों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान भी 119 चीनी मिलें लगातार काम करती रहीं। हर मिल से 25 से 40 हजार किसान जुड़े हुए हैं और हर मिल 8 से 10 हजार लोगों को रोजगार देती है। तो लॉकडाउन के दौरान इन मिलों के चले रहने से लोगों की आजीविका पर, उनकी रोजी रोटी पर कोई संकट नहीं आया। गन्ना विभाग के द्वारा गन्ना किसानों के अब तक के 1 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि का सीधा भुगतान करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही साथ गन्ना विभाग को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। शासन की कार्यपद्धति स्वयं की नहीं बल्कि जनता की संतुष्टि का कारण बनना चाहिए और विगत 3 वर्ष 3 माह के अंदर उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग के इतिहास का ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, जब इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में सरकार के सहयोग से हुआ हो। चलिए एक ब्रेक ले, यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और दमदार खबरों के साथ।